जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग जून 2024 के नेशनल इवेंट्स को कवर करेंगे मंथली करेंट अफेयर्स के सेगमेंट में। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेगमेंट होगा जिसमें हम लोग नेशनल इवेंट्स कवर करेंगे। कौन कौन से इवेंट्स कवर होंगे इसमें? तो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम कवर होगी, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कवर किया जाएगा, मेजर पोर्ट एट वाधावन कवर किया जाएगा, टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 कवर किया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 कवर किया जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 कवर किया जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023 को कवर किया जाएगा। इसी के साथ ही साथ पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को कवर किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रगति 2024, एम आईसीडी के वाटर चैलेंज 4.0 और फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैबिनेट को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम से। हम लोग शुरुआत करेंगे नेशनल इवेंट से जून 2024 के मंथली करेंट अफेयर्स के सेगमेंट में। तो हमारी पहली जो न्यूज़ है वो है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। ठीक है, तो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम को क्या किया गया है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा हल्का सा कि नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है और ये इसका बजट क्या होगा, फाइनेंशियल आउटले क्या होगा? 2254 करोड़ रुपए, 2225 करोड़ रुपए जो है इनका बजट आउटले होगा, फाइनेंशियल आउटले होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 24-25 टू 28-29। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये कौन सा टाइप है ये याद रखना है। ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ठीक है, हमने आपको बताया है सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या अंतर है। स्पॉन्सर्ड है मतलब कि स्टेट भी स्पॉन्सर करेगी। स्पॉन्सर्ड जहाँ पे लिखा होगा वहां समझ जाइएगा कि स्टेट भी कुछ पैसा स्पॉन्सर करेगी उस स्कीम के एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होगी। और जहाँ पे सेंट्रल सेक्टर लिखा हुआ है मतलब सेंट्रल सेक्टर पूरी तरीके से सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी फंडिंग के मामले में। ठीक है, फंडिंग के मामले में सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है तो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 100 रुपये लगा है किसी स्कीम में एग्जीक्यूट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो अगर सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है हमने आपको बताया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पूरा 100 रुपये अपनी तरफ से लगाएगी, अपनी जेब से देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं अगर किसी स्कीम की 100 रुपये ही है, 100 रुपये लागत है किसी स्कीम की, किसी स्कीम को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए 100 रुपये लग रहा है, तो स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होगा? स्टेट कुछ देगी, कुछ सेंटर देगी। ठीक है, मान लीजिए सेंटर दे रही है 60 तो स्टेट देगी 40। ठीक है, सेंटर दे रही है 75 तो स्टेट देगी 25। ठीक है, ऐसे चलेगा। स्टेट दे रही है सेंटर दे रही है 80 तो स्टेट देगी 20। ठीक है, स्टेट देगी 20, तो ये रेशियो होगा। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड स्कीम हो जाती है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी जो है फाइनेंशियल फंडिंग्स की जो बात होती है उनको बेयर करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करती हैं, अपनी जेब से कुछ पैसा निकाल के देती हैं एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ऐसी स्कीम्स को क्या कहा जाएगा? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मतलब पूरा का पूरा पैसा कौन खर्च करेगी? पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल प्रोवाइड फाइनेंशियल आउटले ऑफ द स्कीम फ्रॉम इट्स ओन बजट। ठीक है, तो ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे 4 डायमेंशन है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा पैसा जो पूरा का पैसा जितना भी बाहर होगा पूरा का पैसा इम्प्लीमेंट करने और एग्जीक्यूट करने में देगी। मतलब कितना? 2254 करोड़ रुपए। ठीक है, 2254 करोड़ रुपए देगी। कितने टाइम पीरियड के लिए? तो 2024-25 से 2028-29 तक। ठीक है, 4-5 साल के लिए लगभग। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कौन इंप्लीमेंट करेगी और अपने इस स्कीम के लिए बजट से पैसे देगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये लगभग 2869 करोड़ की मदद से ये बन जाएगा। ठीक है, 2869 करोड़ की मदद इसमें देगी सेंट्रल गवर्नमेंट वाराणसी के उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो
न्यूज़ है वो है मेजर पोर्ट एट वाधवन से, ठीक है। मेजर पोर्ट वाधवन में डेवलप किया जा रहा है। वाधवन कहाँ है? तो वाधवन है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में ये पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। कितने रुपए की मदद से? तो 76,000 करोड़ रुपए की मदद से ये पोर्ट को डेवलप किया जाएगा, मेजर पोर्ट एट वाधवन, ठीक है। एक बार फिर से न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं जितनी भी हैं, ताकि रिवाइज हो जाए अच्छे से और हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग ने देखी नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। कौन सी स्कीम है ये? सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसका फाइनेंशियल आउटले क्या है? तो 2254 करोड़ रुपए, ठीक है। 2254 करोड़ रुपए। टाइम पीरियड क्या है? 24-25 से 28-29। और एग्जीक्यूशनरी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री जो एग्जीक्यूट करेगी तो MOHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और मेजर पोर्ट एट वाधवन कहाँ पे है? मेजर पोर्ट जो वाधवन पोर्ट कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और न्यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साथियों टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि टेलीकॉम सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी, ठीक है। प्रायर ऑथराइजेशन विल बी नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज। और किस किस चीज़ के लिए प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए गवर्नमेंट की? तो इस्टेब्लिश करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए टेलीकॉम नेटवर्क्स को, ठीक है। पोजेसिंग रेडियो इक्विपमेंट, अगर आप जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वो रेडियो इक्विपमेंट भी पोजेस करते हैं तो उनको प्रायर ऑथराइजेशन लेनी होगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। एग्जिस्टिंग लाइसेंस, तो जो लाइसेंस है वो ग्रांट पीरियड तक वैलिड रहेगा या 5 साल तक, विच एवर इज लॉन्गर, ठीक है। तो टेलीकॉम सर्विसेज के लिए जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस होंगे वो कब तक वैलिड रहेंगे? जब तक ग्रांट पीरियड मिला है तब तक, या 5 साल तक, ठीक है। स्पेक्ट्रम एलोकेशन, तो कुछ फील्ड्स हैं जिसमें स्पेक्ट्रम जो है बाय डिफॉल्ट ऑक्शन किए जाएंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट असाइन किए जाएंगे, ठीक है। बाय ऑक्शन स्पेक्ट्रम जो असाइन किए जाएंगे बाय डिफॉल्ट किए जाएंगे थ्रू ऑक्शन। तो वो क्या क्या फील्ड्स हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन फॉर स्पेसिफाइड यूजेस लाइक नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, DTH एंड सैटेलाइट टेलीफोनी और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो ये जो कुछ एरियाज है जहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है वो बाय डिफॉल्ट असाइन किए जाएंगे, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी जो कॉल्स हैं, आपके जो मैसेजेस हैं, उनको इंटरसेप्ट किया जाता है ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स लाइक सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेज एंड पब्लिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसी के लिए बहुत हाई तौबा मचा था कि ये जो है लिबर्टी और सर्विलेंस स्टेट क्रिएट कर रहा है इंडिया को, ठीक है। लिबर्टी छीन रहा है और जो राइट टू प्रिवेसी है उसको ब्रीच कर रहा है ये टेलीकम्युनिकेशन इंटरसेप्शन का जो प्रोविजन है, ठीक है। उसके बाद TRAI में अमेंडमेंट किया गया, TRAI एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। क्या ये इसमें क्या होगा? इसमें चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट होगा विद मिनिमम 30 ईयर्स एक्सपीरियंस और मिनिमम 25 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ मेंबर्स, ठीक है। ये हल्का सा देख लीजिएगा। एजुकेटिंग ऑफिसर कौन होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको रैंक अपॉइंट करेगी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड रैंक अबव, कंडक्ट इंक्वायर्स एंड इशूज ऑर्डर फॉर सिविल ऑफेंसेज अंडर एक्ट, ठीक है। अपील प्रोसेस क्या है? अपील प्रोसेस है ऑर्डर्स फ्रॉम एजुकेटिंग ऑफिसर कैन बी अपील टू डेजिग्नेटेड कमिटी विद इन 30 डेज, ठीक है। इसमें एक डिजिटल भारत निधि का एक प्रोविजन है जो कि रिप्लेसेस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है। तो जो डिजिटल भारत निधि है वो रिप्लेस करेगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो इस फंड में क्या होगा? डिजिटल भारत निधि में से क्या होगा? तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है उसको फंड दिया जाएगा, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए जो भी फंड चाहिए होगा वो डिजिटल भारत निधि से आएगा, ठीक है। जो एक्ट है ये टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, ये रिप्लेस करेगा 130 ईयर ओल्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को, वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 को और टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 को, ठीक है। तो एटलीस्ट आप ये वाला एक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट कौन सा एक्ट रिप्लेस करेगा? तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो जो प्रोविजंस हमने पढ़े हैं। प्रायर ऑथराइजेशन होगी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, इस्टेब्लिश, ऑपरेट, मेंटेन, एक्सपैंड करने के लिए टेलीकॉम नेटवर्क्स को और रेडियो इक्विपमेंट को प्रोसेस करने के लिए। एग्जिस्टिंग लाइसेंस की वैलिडिटी कब तक होगी? जब तक कि ग्रांट पीरियड है या 5 साल, जो भी लॉन्गर होगा।
स्पेक्ट्रम एलोकेशन बाय डिफॉल्ट किस किस एरियाज में होगा, तो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, वेदर फोरकास्टिंग में, ट्रांसपोर्ट में, डीटीएच सैटेलाइट टेलीफोनी में और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में। टेलीकम्युनिकेशन इंटरसेप्शन कब होगा, ये कब किया जा सकता है इंटरसेप्ट, तो जब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मैटर हो या प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेज और पब्लिक डिसऑर्डर का मैटर हो, ठीक है। टीआरएआई एक्ट अमेंडमेंट हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ है, जो चेयरपर्सन होगा उनको 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो मेंबर्स हैं उन्हें 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अबव जॉइंट सेक्रेटरी रैंक, ठीक है, जो कि इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और ऑर्डर इशू करेंगे फॉर सिविल ऑफेंसेज अंडर दी एक्ट, ठीक है। अपील प्रोसेस 30 दिन के अंदर अपील करनी है। डिजिटल भारत निधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल भारत निधि किसको रिप्लेस करेगा, तो इट रिप्लेसेस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है। और ये डिजिटल भारत निधि के माध्यम से क्या होगा, तो ये क्या है, जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर, उनको फंडिंग प्रोवाइड करेगा, फंड को यूटिलाइज करेगा फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो एक्ट है टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023, ये कौन से एक्ट्स को रिपील करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 को ये रिप्लेस करता है। साथ ही साथ वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 को भी रिप्लेस करता है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं आगे और दूसरी न्यूज़ लेते हैं। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, पूरा का पूरा एक तरीके से क्रिमिनल लॉ सिस्टम बदल दिया गया है, ठीक है, मतलब बदल दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये चेंजेस हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे डेफिनेटली ही क्वेश्चन फॉर्म होना है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब पूरा का पूरा एक्ट तो नहीं पढ़ पाएंगे, पर जो जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है उनको हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया है और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नए 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं, उनका नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023, ठीक है। इसके पहले इसका प्रेडेसेसर कौन था, तो इंडियन पीनल कोड, ठीक है, इंडियन पीनल कोड 1860, उसका रिफाइंड वर्जन कौन सा है, भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड क्रिमिनल लॉ एक्ट आया है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023, ठीक है। तो ये किसको रिप्लेस करेगी, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस करके आया है, ठीक है। और लास्ट में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो आपको ये बहुत आराम से याद करना है कि कौन सा एक्ट है वो कौन सी चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। साक्ष्य मतलब क्या होता है, एविडेंस, तो ये एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। नागरिक सुरक्षा मतलब नागरिक की सुरक्षा किससे, क्रिमिनल से, तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस करेगा। और भारतीय न्याय संहिता, न्याय मतलब पीनल कोड, ठीक है, पीनल कोड, ठीक है, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो न्याय संहिता मतलब पीनल कोड, तो ये पीनल कोड 1860 को रिप्लेस करेगा भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं इन लोग के। तो हम लोग सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता के फीचर्स देखेंगे, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के फीचर्स देखेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता क्या करती है, रिटेन्स प्रोविजंस क्रिमिनलाइजिंग एक्ट्स लाइक रेप, स्टॉकिंग एंड इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये ऑफेंसेज हैं, क्राइम है, रेप है, स्टॉकिंग है, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है, ये सब रिटेन किया गया है, ये सब में चेंज नहीं किया गया है, इन सब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। ये बदलाव किया गया है जो पॉइंट नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, इंक्रीजेज मैक्सिमम एज ऑफ गैंग रेप विक्टिम्स फ्रॉम 16 to 18 ईयर्स, ठीक है। तो अभी तक क्या होता था, जो 16 साल से कम होते थे उनके लिए ही गैंग रेप की जो प्रोविजन है वो माना जाता था, पर अब 18 साल तक ये माना जाएगा, ठीक है। इंक्रीजेज मैक्सिमम एज ऑफ गैंग रेप विक्टिम्स फ्रॉम 16 to 18 ईयर्स, ठीक है। तो गैंग रेप की जो विक्टिम्स हैं उनकी उम्र बढ़ा के 16 से 18 कर दी गई है, ठीक है। तो पहले इनको जुवेनाइल जैसे ट्रीट किया जाता था, अब 18 मतलब 18 साल तक जो भी है इनको जुवेनाइल जैसे ट्रीट किया जाएगा विक्टिम्स को, ठीक है, गैंग रेप विक्टिम्स को। तो मैक्सिमम एज जो गैंग रेप विक्टिम्स की है उनको 16 साल से 18 साल कर दिया गया, ठीक है। तो जुवेनाइल में अलग तरीके के प्रोविजंस होते हैं और एडल्ट को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यही एक फंक्शन है, यही एक डिफ्रेंसिएशन है 16 और 18 साल का, ठीक है।
जो नया भारतीय न्याय संहिता एक्ट है उसमें क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस किया गया है 358 सेक्शंस, रिड्यूसिंग आईपीसीज फ्रॉम 511 सेक्शंस, ठीक है। तो आईपीसी में जो 1860 है, आईपीसी जो 1860 है उसमें 511 सेक्शन थे, अब ये क्या हो गए हैं, घट के 358 सेक्शंस हो गए हैं, ठीक है। 358 सेक्शंस हो गए हैं, फिगर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की, ठीक है, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है, इट क्लासिफाइज मर्डर बाय ग्रुप और 5 और मोर ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स लाइक कास्ट, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीव्स एज पनिशेबल बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, ठीक है। तो ये एक तरीके का लिंचिंग है, ठीक है, इन्होंने लिंचिंग को रिकॉग्नाइज किया है एज एन ऑफेंस, ठीक है, लिंचिंग को क्या किया है, और रिकॉग्नाइज किया है एज एन ऑफेंस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अगर 5 से ज़्यादा या 5 लोग जो हैं मिलके कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे या फेथ के बेसिस पे, पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे अगर मर्डर कर देते हैं तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ की सज़ा सुनाई जाएगी, ठीक है। या कितने लोग, 5 या 5 से ज़्यादा लोग, तभी लिंचिंग कहलाएगी वो, ठीक है। किस बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे या पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे अगर किसी को मर्डर किया जाता है, किसी का मर्डर किया जाता है, तो जो ग्रुप इन्वॉल्व है लिंचिंग में उसको क्या होगा उसको उसको उन लोग को, उन पूरे ग्रुप को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ की सज़ा सुनाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमिनेट सेडिशन, ठीक है। सेडिशन जो राजद्रोह का एक तरीके से क्राइम है उसको हटाया गया है, ठीक है, उसको हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ उसके राजद्रोह के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको रिटेन किया गया है, जैसे सेसेशन मतलब किसी भी कंट्री या किसी भी पार्ट को ये बोलना कि आप इंडिया से अलग हो जाइए, ये सेसेशन होता है, ठीक है। या आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन मतलब क्या होता है, रिबेल कर रहे हैं विद आर्म्स, ठीक है, आप अपना प्रोटेस्ट करिए, लेकिन अगर आर्म्स के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आर्म के साथ रिबेल कर रहे हैं, तब ये आर्म्ड रिबेलियन कहलाएगा, और ये हो जाएगा, ये पीनल प्रोविजन में आ जाएगा, मतलब इसके लिए आपको सजा मिल सकती है, ठीक है। तो सेडिशन तो हट गया है, राजद्रोह तो हट गया है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स जैसे सेसेशन और आर्म्ड रिबेलियन अभी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। क्लासिफाइज ऑफेंसेस लाइक किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एज ऑर्गेनाइज क्राइम विद सिवियर पेनल्टीज, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल क्राइम होता है, आईसी मान लीजिए, एक इंडिविजुअल क्राइम होता है और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ठीक है। इंडिविजुअल क्राइम क्या होता है, इंडिविजुअल खुद ही ये क्राइम करता है, इसका और आगे पीछे बैकवर्ड लिंकिंग कुछ नहीं होती है, इसकी ये जो क्राइम करता है उसको सिर्फ उस क्राइम से सिर्फ इसी को फ़ायदा होता है, ठीक है, इस फ़ायदे से करता है कि हम क्राइम करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, तो अगर इंडिविजुअल फ़ायदा होता है तो उसको इंडिविजुअल क्राइम की रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, जहाँ पे कई लेयर्स इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे कई सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो ऑर्गेनाइज क्राइम है, किडनैपिंग हो गई ऑर्गेनाइज क्राइम है, ठीक है, एक्सटॉर्शन हो गया ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी ऑर्गेनाइज किलिंग है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। कैसे, मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाली कंपनी है, उनके कुछ चेले चपाले हैं, ठीक है, उनके कुछ हिटमैन्स हैं, ठीक है, जो इनको ऑर्डर करते हैं कि इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मारने का, ठीक है, तो ये पूरी कंपनी हो गई, पूरी एक गिरोह टाइप की हो गई, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होती है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, इसमें इंडिविजुअल क्राइम नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सिवियर पेनल्टीज मिलेंगी, किसमें, किडनैपिंग में, एक्सटॉर्शन में, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में, ठीक है। रिटेन्स एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट 7 ईयर्स, ठीक है। इट रिटेन्स एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट 7 ईयर्स का मतलब क्या होता है कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बहुत बड़े क्राइम है उनकी मिनिमम एज लगभग 7 साल तो होनी ही चाहिए, विच इज एक्सटेंडेबल टू 12 बेस्ड ऑन मेच्योरिटी, ठीक है। तो किसी किसी क्रिमिनल क्राइम से क्या होगा, 12 साल की भी सजा सुनाई जा सकती है अगर जो क्राइम करने वाला पर्सन है, जो क्रिमिनल है, वो मेच्योर है तो, ठीक है। तो मिनिमम तो 7 साल मिलेगी ही मिलेगी, किसी कोई बड़ा क्राइम है तो, ठीक है, बट उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 12 साल तक डिपेंडिंग अपॉन मेच्योरिटी, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे सारे प्रोविजंस देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, ताकि ये हमारी चीज़ पक्की हो जाए, ठीक है। नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, कौन कौन से आए हैं, तो भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023, ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा, तो ये इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगा 1860 के, ठीक है। नेक्स्ट आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023, ये किसको रिप्लेस करेगा, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस करेगा। फिर आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट, साक्ष्य एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता में देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय
न्याय संहिता में क्या क्या प्रोविजंस हैं? क्रिमिनलाइजिंग एक्ट्स लाइक रेप, स्टॉकिंग और इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम एज जो गैंग रेप विक्टिम्स की है वो 16 से 18 साल कर दी गई है, ठीक है, 16 से 18 साल की कर दी गई है। कितने सेक्शंस है इसमें? 350 से 358 सेक्शंस हैं। पहले वाले में आईपीसी में कितने थे? तो आईपीसी में 511 सेक्शंस थे, ठीक है। इसमें लिंचिंग का प्रावधान है। लिंचिंग क्या कहता है? लिंचिंग का प्रावधान क्या कहता है कि अगर कोई भी ग्रुप है जिसमें पाँच पाँच लोग या पाँच से अधिक लोग किसी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज या पर्सनल बिलीव्स, तो इसको पनिशेबल माना जाएगा बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, ठीक है। आजीवन कारावास या मृत्यु की सजा सुनाई जाएगी लिंचिंग के केस में, ठीक है। राजद्रोह को हटाता है, लेकिन उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जैसे सेसेशन और आर्म्ड रिबेलियन, वो है इसमें, उनके लिए पीनल प्रोविजंस हैं। ऑफेंसेस जो भी हैं, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे ऑफेंसेस हैं, इनको ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर लाया गया है विद सिवियर पेनल्टीज, ठीक है। जो एक क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज है वो 7 साल है, विच इज़ एक्सटेंडेबल टू 12 बेस्ड ऑन मेच्योरिटी, ठीक है। तो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एज है वो 7 साल है, जो कि एक्सटेंड कर दी जा सकती है 12 साल तक अगर मेच्योर इंसान है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो हम लोग ने अभी भारतीय न्याय संहिता देखा था, अब हम लोग भारतीय नागरिक संहिता देखेंगे, ठीक है। भारतीय नागरिक संहिता किसको रिप्लेस कर रहा है? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को, ठीक है। तो बीएनएसएस जो है वो रिप्लेस किसको कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, सॉरी, या तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को ये रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। कौन से कितने सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं? तो 531 सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। बहुत ही बल्कि सा ये डॉक्यूमेंट होने वाला है, ठीक है। ये कितना पहले कितना था? सीआरपीसी में 484, 481 सेक्शंस, 484 सेक्शंस थे, ठीक है। आपको याद रखना है सेक्शंस का फिगर, ठीक है। आपको ऐसे ही पूछा जाएगा किसमें कितने सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं या घटाए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बीएनएसएस 2 में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 सेक्शन हैं। पहले कितने थे? 484 थे सीआरपीसी में, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट जो है, मैंडेट्स फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद 7 years और मोर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। जहाँ पे 7 साल, कोई भी ऐसा क्राइम हुआ है जहाँ पे 7 साल या 7 साल की से ज़्यादा की सज़ा है, वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। बिना फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के आगे जांच नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। कौन से ऑफेंसेस में? उन ऑफेंसेस में जिनकी जो पनिशेबल प्रोविजंस है वो 7 साल है या 7 साल से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो पुलिस कस्टडी है वो बढ़ा दी गई है 15 दिन के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। तो 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में इंसान रह सकता है अगर जुडिशियल कस्टडी के कुछ दिन पहले से, ठीक है। रिटेन प्रोविजन ऑफ बेल आफ्टर सर्विंग द हाफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट विद सम एक्सेप्शंस, ठीक है। तो अगर जो सज़ा मिली है, मान लीजिए 3 साल की सज़ा मिली है और 1.5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो ये बेल पे इंसान छूट सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होंगे जहाँ पे ये नहीं अलाउ होगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में बेल का प्रावधान रखा गया है कि अगर आधी सज़ा पूरी हो जाती है तो क्या होगा? बेल का प्रावधान होता है, बेल मिल सकती है, ठीक है। expands magistrates power to order specimen signatures, handwriting, finger impression and voice samples, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैजिस्ट्रेट की पावर को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जिसके अंदर वो ऑर्डर कर सकते हैं स्पेसिमेन सिग्नेचर्स लेने के लिए, हैंड राइटिंग लेने के लिए, फिंगर इंप्रेशंस लेने के लिए और वॉइस सैंपल्स को लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है, परमिट्स यूज ऑफ हैंडकफ्स इन केसेस इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसका क्या मतलब है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस में ये बोला गया था कि हैंडकफ जो है वो नहीं करेगा, कोई भी क्रिमिनल है उसका हाथ नहीं बांधा जाएगा, हथकड़ी नहीं बांधी जाएगी, क्योंकि ये डिग्निटी, बिलो डिग्निटी है किसी भी इंसान के, ठीक है। हालांकि अब ये अलाउ कर दिया गया है बीएनएसएस 2 में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, अगर ऑर्गेनाइज क्राइम है तो हैंडकफ्स यूज किए जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम हमने देखा था ये पीछे कौन कौन से हैं, तो किडनैपिंग है, एक्सटॉर्शन है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, जिनके लिए बहुत सीवियर पेनल्टीज भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रोविजन देख लिए। अब देख लेते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023 के कुछ प्रावधान, ठीक है। तो ये कौन से एक्ट को रिपील करेगा? तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील करेगा, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023, ठीक है, किसको रिप्लेस कर रहा है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को, ठीक है। तो साक्ष्य की बात हो रही है, मतलब एविडेंस कलेक्शन की बात हो रही होगी।
ठीक है। इट रिटेन्स ओरिजिनल क्लासिफिकेशंस ऑफ एविडेंस एंड एड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जो पुराने तरीके के एविडेंस थे, टेलीग्राम, पोस्ट, चिट्ठी, ये सब तो इंक्लूड ही किया गया है एविडेंस में। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इंक्लूड किया गया, जैसे व्हाट्सएप की चैट्स हो गई, इंस्टाग्राम की चैट्स हो गई। ठीक है, इस तरह की चैट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है एज कैटेगराइज्ड एज एविडेंस। ठीक है, इनको भी कैटेगराइज किया गया है एज एविडेंस। डेफिनेशन ऑफ जॉइंट ट्रायल को बढ़ाया गया है, मतलब इंक्लूड एक्सपैंड किया गया है। तो जॉइंट ट्रायल मतलब किस, ये होता है कि कोई भी है जॉइंट ट्रायल में, कोई दो तीन लोग हैं एक ही तरीके का क्राइम किए हैं, तो उनका ट्रायल जॉइंटली चलता है। ठीक है, उनका ट्रायल जॉइंटली चलता है, प्रोवाइडेड उनका जो भी क्राइम है वो सेम सेम हो या सिमिलर नेचर का हो। ठीक है, नई कैटेगरी आ जाती है जिसमें सेकेंडरी एविडेंस लाइक ओरल एंड रिटन एडमिशंस को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो नई कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है जिसमें प्राइमरी एविडेंस तो हमारा यही सब है, सेकेंडरी एविडेंस लाइक ओरल एंड रिटन एडमिशंस को भी इंक्लूड किया गया है। नई कैटेगरी इनकी बनाई गई है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023, तो ये किसको रिपील करेगा, ये रिपील करेगा क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 को। ठीक है, इसमें क्या है, सेक्शंस बढ़ा दिए गए हैं, 531 सेक्शंस कर दिए गए हैं। सीआरपीसी में कितने थे, तो 484 सीआरपीसी में थे। इस बीएनएसएस 2 में क्या, बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मैंडेटरी कर दिया गया है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई भी क्राइम जो कमिट हुआ है उसकी सज़ा 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो पुलिस है वो बाध्य है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, पुलिस कस्टडी जो है वो 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, मतलब 15 दिन तक कर दी गई है। ठीक है, पुलिस कस्टडी को 15 दिन के लिए कर दिया गया है। प्रोविजन जो बेल का है उसको एक्सेप्ट किया गया है, और अगर किसी ने अपनी पूरी सज़ा जो भी पूरी सज़ा है उसकी आधी सज़ा कंप्लीट कर ली है तो उनको बेल पे छोड़ा जा सकता है। मजिस्ट्रेट के पावर को एक्सपैंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, जिसके अंतर्गत वो ऑर्डर कर सकते हैं स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशंस एंड वॉइस सैंपल्स। ठीक है, और परमिट कर दिया गया है यूज़ ऑफ हैंडकफ्स इन केसेस इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सारे फीचर्स हो गए। उसके बाद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट। तो भारतीय साक्ष्य मतलब होता है एविडेंस, तो ये रिमूव कर रहा है या रिपील कर रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। इसमें क्या है, जो ओरिजिनल क्लासिफिकेशंस ऑफ एविडेंस है वो तो है ही है, नए एविडेंस जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज डॉक्यूमेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। जॉइंट ट्रायल की जो डेफिनेशन होती है उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ है कि नई कैटेगरीज जैसे सेकेंडरी एविडेंस लाइक ओरल एंड रिटन एडमिशंस इज आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो नई कैटेगरीज में ओरल और रिटन एडमिशंस को सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है जो हम लोग देखेंगे वो है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ठीक है, इसको देखेंगे। तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है, तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी आपको याद रखनी है। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 की जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होगी या इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री होगी वो कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड प्रिवेंशन। ठीक है, एक्ट का नाम ये रखा गया है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग देखते हैं लीक हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को रोकना ही इस कानून का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशंस एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अक्रॉस इंडिया। तो अभी हाल में देखा होगा नीट का एग्जाम, नेट का एग्जाम, ठीक है, कितने एग्जाम्स लीक हुए, यूपी में कितने एग्जाम्स लीक हुए, राजस्थान में एग्जाम्स लीक हुए, ठीक है, बिहार में एग्जाम्स लीक हुए हैं। तो इसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया है। ठीक है, इसमें जितने भी ऑफेंसेज हैं वो कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं। ठीक है, नॉन बेलेबल मतलब क्या है, उन पे बेल का प्रोविजन नहीं है। कंपाउंडेबल क्या है, मतलब वो आपसी सहमति से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें पूरा का पूरा पूरी की पूरी सजा पूरी सजा काटनी होगी जो भी इस अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, एक्ट कंसिस्ट ऑफ 19 सेक्शंस अक्रॉस 6 चैप्टर्स। ठीक है, ये कुछ बैकग्राउंड है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला, ये देखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप बस इतना देखिए यहाँ पे कि जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो कौन सी है। तो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं इसके।
तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोविजंस देखते हैं। तो ये जो एक्ट है ये डिफाइन करता है पब्लिक एग्जामिनेशंस को। तो पब्लिक एग्जामिनेशंस कौन कौन से कहलाएंगे? तो जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे यूपीएससी द्वारा, एसएससी द्वारा, आरआरबी द्वारा, एनटीए द्वारा, आईबीपीएस द्वारा, और कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो वो पब्लिक एग्जामिनेशन कहलाएगा। ठीक है। इस एक्ट के अनुसार अनफेयर मीन्स क्या क्या होंगे? तो अनफेयर मीन्स होंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस और लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, जो बहुत ही गहन मुद्दा है, इस समय गर्म मुद्दा चल रहा है। असिस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग एग्जाम्स, आए दिन चीटिंग होती रहती है, देखते हैं। टैंपरिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क्स और डॉक्यूमेंट्स एंड कंडक्टिंग फेक एग्जाम्स। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अनफेयर मीन्स में आएंगी। अनफेयर मीन्स की पेनल्टीज क्या है? 3 से 5 साल तक की सजा, मतलब कारावास, और 10 लाख तक का जुर्माना। एडिशनल इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू पे फाइन्स। ठीक है, ये सब है। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से होंगे इसमें? डिफाइंड अंडर सेक्शन 2N एज एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज बाय एग्जामिनेशन अथॉरिटीज। ठीक है। तो जो भी एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ जो भी एजेंसीज को इन्वॉल्व करेंगी, जैसे टीसीएस एग्जाम कराता है कई बार, तो ये जो होंगी ये सर्विस प्रोवाइडर्स कहलाएंगे। ठीक है। और अगर टीसीएस जैसे लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर ये कोई भी जो भी बॉडी को एंगेज किया गया है गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा एग्जाम कंडक्ट के लिए, अगर वो लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं तो वो 1 करोड़ तक की पेनाल्टी भरेंगे। ठीक है। और अगर इनके द्वारा कोई ऑफेंस होता है तो इनको मैंडेटरी है रिपोर्ट करना। ठीक है। मैंडेटरी है रिपोर्ट करना टू पुलिस एंड एग्जामिनेशन अथॉरिटीज अगर कोई भी हेराफेरी हो रही है, डिस्क्रिपेंसी हो रही है एग्जाम में तो। ठीक है। तो इनसे क्या क्या होगा? इनके ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगेगा, इनसे एग्जामिनेशन कॉस्ट की रिकवरी होगी, और 4 ईयर बैन लग जाएगा ऑन कंडक्टिंग एग्जाम। ठीक है। 4 साल तक ये एग्जाम को नहीं कंडक्ट करा पाएंगे। ठीक है। ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स वाला क्राइम है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम माना गया है। ठीक है। दिस इंक्लूड्स इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 to 10 years एंड मिनिमम फाइन ऑफ 1 करोड़। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी होगी और कैंडिडेट की लाइबिलिटी नहीं होगी। कैंडिडेट्स आर नॉट लाइबल अंडर दिस एक्ट बट आर कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। तो याद रखिएगा, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ वो आएंगे जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं। ठीक है। या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस क्राइम को कमिट कर रही है, तो वो इन लाइबिलिटीज के अंदर आएंगे, प्रोविजंस के अंदर आएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रगति 2024 से रिलेटेड न्यूज़ है। तो प्रगति 2024 क्या है? ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस ने लॉन्च की है टू शेप द फ्यूचर ऑफ आयुर्वेद। ठीक है। आयुर्वेद के भविष्य को शेप करने के लिए, आयुर्वेद के भविष्य को उजागर करने के लिए, उज्जवल करने के लिए ये प्रगति जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है। प्रगति एक इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया है। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। ठीक है। फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। तो फार्मा से रिलेटेड, मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी फार्मा रिसर्च होंगी, फार्मास्यूटिकल रिसर्च होंगी, और जो भी रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगी, उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है प्रगति। तो याद रखिएगा, ये किसके लिए है? ये आयुर्वेद के लिए ये स्टेप उठाया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है 2 इनिशिएटिव अंडर अटल इनोवेशन मिशन टू फॉस्टर इनोवेशन। ठीक है। इनोवेशन को फॉस्टर करने के लिए नीति आयोग काम करता रहता है, जिसमें उन्होंने लॉन्च किया था 2016 में अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था। इसी के अंतर्गत कई ढेर सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है। तो इनिशिएटिव लॉन्च कौन कौन से हुए हैं? तो एम इनोवेशन सेंटर डेनमार्क वाटर चैलेंज 4.0। ठीक है। पहला है ये, और इसका 5th एडिशन है इनोवेशंस फॉर यू। ये 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं। ठीक है। 4th एडिशन इसका लॉन्च हुआ है, एम इनोवेशन सेंटर डेनमार्क वाटर चैलेंज 4.0, और 5th एडिशन लॉन्च हुआ है इनोवेशंस फॉर यू। कौन से प्रोग्राम के अंडर? अटल इनोवेशन प्रोग्राम के अंडर। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फोस्टर करना इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को इंडिया में। ठीक है। कुछ बातें देख लेते हैं आईसीडी के वाटर चैलेंज के बारे में। तो ये 4th एडिशन है ऑफ ओपन इनोवेशन वाटर चैलेंज। ठीक है। तो पानी से रिलेटेड कई चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ, जैसे कई जगह बहुत बाढ़ आ रही है, कई जगह बहुत सूखा पड़ जा रहा है, दिल्ली में काला पानी, नीला पानी, पीला पानी, पता नहीं किस तरीके का पानी आ रहा है, राजस्थान में पानी ही नहीं पहुंच रहा है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बेंगलोर जो है, चेन्नई, बैंगलोर, बड़ी बड़ी सिटीज़ में एकदम पानी ही नहीं है, ड्राई स्टेट हो रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वाटर वो 0 डे मना रहे हैं कि जहाँ पे बिल्कुल ही पानी नहीं है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, चैलेंज को मीट करने के लिए ये ओपन इनोवेशन रखा गया है। एम इनोवेशन सेंटर डेनमार्क वाटर चैलेंज, आईसीडी के वाटर चैलेंज 4.0। ठीक है। आईसीडी के वाटर चैलेंज 4.0। ठीक है। ये किसके साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है डेनमार्क द्वारा। ठीक है। डेनमार्क के साथ ये
लिए पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है, विच विल एड्रेस क्रिटिकल वाटर रिलेटेड चैलेंजेस थ्रू इनोवेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। और इसमें 5S हैं जो कि इन्वॉल्व है। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो हुई थी बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क, उसमें 5 फोकस एरियाज हैं जो कि हैं स्किल्स, स्केल, स्कोप, सस्टेनेबिलिटी और स्पीड, ठीक है। ये तो खैर इतना नहीं याद रखना आपको बस ये याद रखना है कि 2 चैलेंजेस जो हैं, सॉरी 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो ICD के वाटर चैलेंज और इनोवेशंस फॉर यू, ठीक है। दोनों किसके अंदर लॉन्च किए गए हैं? अटल इनोवेशंस के अंदर। जो ICD के है वो किससे रिलेटेड है? वो वाटर चैलेंजेस से रिलेटेड है। ये किसके किसके बीच हो रहा है? तो ये इंडिया और डेनमार्क के बीच हो रहा है, वाटर चैलेंज एंड वर्किंग फॉर इनोवेटिव सोल्यूशंस, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं सारी बातें जो भी हम लोग ने यहाँ पे न्यूज़ में पढ़ा है। तो प्रगति 2024 किससे रिलेटेड है? ये आयुर्वेद के फ्यूचर से रिलेटेड है। तो शेप करेगी फार्मास्यूटिकल रिसर्चेस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद। किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने लॉन्च किया है। नीति आयोग ने 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। कौन कौन से? एम इनोवेशन सेंटर डेनमार्क वाटर चैलेंज 4.0, मतलब ICD के वाटर चैलेंज 4.0, तो नाम में ही डेनमार्क है तो डेनमार्क के साथ ये चैलेंज ओपन इनोवेशन लॉन्च किया गया है। और 5th एडिशन लॉन्च किया गया है इनोवेशंस फॉर यू का, ठीक है। ये किसके अंदर, किस प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है? तो अटल इनोवेशन मिशन के अंदर लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन बैंक फैसिलिटी फॉर आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो स्किन बैंक फैसिलिटी फॉर आर्म्ड फोर्सेस खोली गई है कहाँ पे? तो ये न्यू दिल्ली में खोली गई है, ठीक है। आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में खोला गया है स्टेट ऑफ द आर्ट स्किन बैंक फैसिलिटी, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू बी एस्टैब्लिश्ड विद इन आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। तो आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन बैंक फैसिलिटी फॉर आर्म फोर्सेज, ठीक है। मतलब कोई भी सोल्जर है वो उनकी स्किन जल जाए कॉम्बैट ऑपरेशंस में, वॉर टाइम्स में, या ऐसे भी नॉर्मल भी जल जाए किसी कहीं जा मतलब कहीं पे इवैक्यूएशन ऑपरेशन हो रहा है उसकी वजह से स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये स्किन बैंक फैसिलिटी उनकी मदद करेगा ताकि स्किन को रिप्लेस किया जा सके, ठीक है। तो ये फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च की गई है? ये फैसिलिटी आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में लॉन्च की गई है, ठीक है। नेक्स्ट थीम जो नेक्स्ट इनिशिएटिव नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी वो है 1 वीक 1 थीम, ठीक है। 1 वीक 1 थीम ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है 1 वीक 1 थीम। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो भी इंडिया ने अचीव किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। हर हफ्ते हर एक थीम पे डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जितनी भी हमारी अचीवमेंट्स रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनको प्रस्तुत किया जाएगा, शोकेस किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी दिन स्पेस पे है, स्पेस की थीम में तो क्या होगा? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। किसी दिन सोलर मिशन के बारे में है तो आदित्य के बारे में, सोलर मिशन आदित्य के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ऐसे करके क्या होगा? हर वीक हर एक थीम डिसाइड होगी जिसमें जो भी इंडिया की अचीवमेंट्स है उनको शोकेस किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है 100 डेज स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन। 100 डेज स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन किसके लिए लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ के लिए, ठीक है। वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ के लिए, उनके नरिशमेंट के लिए, उनकी डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, उनके वेट मैनेजमेंट के लिए, ये सारी सब चीज़ों के लिए 100 डेज स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। ऑब्वियसली विमेन सेंट्रिक इश्यूज़ हैं तो कौन लॉन्च करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे एक्सपैंड किया जाएगा जो भी अवेयरनेस है और आउटरीच है ऑन विमेन सेंट्रिक इश्यूज़। तो याद रखिएगा 100 डेज स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन किसके लिए है? तो ये विमेन सेंट्रिक इश्यूज़ के लिए है और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन, ठीक है। तो ये हेल्थ की इनिशिएटिव होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री की। तो ये जो JP नड्डा साहब है अपने हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन, ठीक है। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन, ठीक है। इसका स्लोगन क्या है कैंपेन का? डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैंपेन का जो स्लोगन है कैंपेन का, डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान, ठीक है। तो ये इसकी थीम है। फिर से एक बार सारी न्यूज़ देख लेते हैं।
तो आपको बताना है, आपको पता है कि स्किन बैंक फैसिलिटी कहाँ शुरू की गई है, इनिशिएट की गई है फॉर आर्म फोर्सेस के लिए, तो आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में शुरू की गई है। ठीक है, आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में शुरू की गई है स्किन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन बैंक फैसिलिटी फॉर आर्म फोर्सेस। 1 वीक 1 थीम, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 1 वीक 1 थीम, क्या इसमें डेमोन्स्ट्रेशन होगा, तो इंडिया की जो सक्सेस स्टोरीज हैं इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। 100 डेज स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन किसके रिलेटेड है, तो ये विमेन सेंट्रिक इशूज से रिलेटेड है। किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन किस मिनिस्ट्री का कैंपेन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कैंपेन है। इस कैंपेन का स्लोगन क्या है, इस कैंपेन का स्लोगन है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें ध्यान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इनिशिएटिव जो हम लोग देखेंगे वो एमएसएमई मिनिस्ट्री से है। ठीक है, एमएसएमई मिनिस्ट्री से, एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। एमएसएमई ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग, जिसको टीम इनिशिएटिव नाम दिया गया है, और दूसरा है यशस्विनी कैंपेन। ये क्या करेगा, तो बूस्ट करेगा माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को यूजिंग ई कॉमर्स एंड टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे धंधे हैं, उनको ई कॉमर्स के जरिए सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सब ई कॉमर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। तो ऐसे ही कुछ मदद जो छोटे उद्योग हैं, जो मीडियम उद्योग है, माइक्रो उद्योग है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके दोनों इनिशिएटिव देख लेते हैं। तो सबसे पहले एमएसएमई टीम इनिशिएटिव। ठीक है, तो आपको याद रखना है टीम इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज से रिलेटेड है। ठीक है, ये किसकी मदद से लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक असिस्टेड रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये रैम्प प्रोग्राम, जो वर्ल्ड बैंक का रैम्प प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत ये शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, इनको एमएसएमईज जो हैं उनको ट्रेड एनेबलमेंट और मार्केटिंग का ज्ञान दिया जाएगा। ई कॉमर्स में कैसे मार्केटिंग करनी होती है, कैसे अपने ट्रेड को बढ़ाना होता है, ये सब बातें एमएसएमई टीम इनिशिएटिव में प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, और ये कौन असिस्ट करेगा इसमें, तो इसमें वर्ल्ड बैंक असिस्टेड रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी के प्रोग्राम के अंतर्गत ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सपोर्टिंग रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी के अंदर लॉन्च किया गया है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इसको इम्प्लीमेंट करेगा। याद रखिएगा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, किसको, टीम इनिशिएटिव को। नेक्स्ट है यशस्विनी कैंपेन, नाम से ही पता चल रहा है कि विमेन सेंट्रिक बातें होंगी। ठीक है, तो ये अवेयरनेस कैंपेन है जो कि क्या करेगा, जो छोटे छोटे उद्योग हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, जिनके फाउंडर्स या जिनके ओनर्स विमेन हैं, उनको नेसेसरी सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कैपेसिटी बिल्ड करेगा, कैसे ई कॉमर्स साइट्स में जाना है, कैसे अपना बिजनेस डेवलप करना है ई कॉमर्स पे, कैसे ट्रेड को मैनेज करना है, कैसे ऑर्डर्स लेने हैं, कैसे ऑर्डर्स को फुलफिल करना है, डिलीवरी मैकेनिज्म्स, मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस को सारा चीज़ दिया जाएगा यशस्विनी कैंपेन के अंदर। ठीक है, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में ये काम किया जाएगा, किसके लिए, एमएसएमईज ओन्ड बाय विमेन। ठीक है, एमएसएमईज ओन्ड बाय विमेन। ठीक है, विमेन ओन्ड एमएसएमईज। ठीक है, विमेन ओन्ड एमएसएमईज को ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो टीम इनिशिएटिव और यशस्विनी कैंपेन। टीम इनिशिएटिव किसका है, तो ये एमएसएमई का है। ठीक है, एमएसएमई का है। ठीक है, किसके अंदर लॉन्च किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी रैम्प प्रोग्राम के अंदर ये लॉन्च किया गया है टीम इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा, ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव। ठीक है, ट्रेड को इनेबल करेगा, जो भी एमएसएमईज के ट्रेड है उनको बढ़ावा देगा, और मार्केटिंग को बढ़ावा देगा, उनके प्रोडक्ट्स को बहुत जगह मार्केट करेगा ताकि इनकी जो टेक ऑफ्स हैं वो बढ़े। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो इम्प्लीमेंट करेगा टीम इनिशिएटिव को एनएसआईसी, नेशनल इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ठीक है, दूसरा एमएसएमई का जो कैंपेन है वो क्या है, दूसरा इनिशिएटिव क्या है, तो यशस्विनी कैंपेन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें विमेन ओन्ड एमएसएमईज को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी, उनको हैंड होल्डिंग की जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें यशस्विनी कैंपेन में की जाएगी, किसके लिए, तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में जो विमेन ओन्ड एमएसएमईज हैं उनको ये
क्या करेगा, उनकी जो बिजनेसेस है उनको फॉर्मलाइज करने में आसानी देगा, उनको फॉर्मलाइज करने के लिए कैपेसिटी बिल्ड करेगा, ट्रेनिंग देगा, ये सारी बातें होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और न्यूज़ लेते हैं। अब ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18th लोकसभा के रिजल्ट्स के बाद 18th लोकसभा फॉर्म हुई है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, 18th लोकसभा फॉर्म हुई है, 18th लोकसभा फॉर्म हुई है, कब फॉर्म हुई है, तो 9 जून 2024 को फॉर्म हुई है। ठीक है, 17वीं लोकसभा के बाद 18वीं लोकसभा फॉर्म हुई है और इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से बात करेंगे क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ठीक है, तो ये 9 जून 2024 को 18th लोकसभा ने अपना शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी साहब, तीसरी बार लगातार मोदी सरकार। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी साहब क्या है, तीसरी बार थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म में इन्होंने प्रधानमंत्री का पद का कार्यभार संभाला है। ठीक है, कब से कब तक रहेंगे, तो 2024 से 2029 तक। ठीक है, कब ये आए हैं पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन के, तो 2014 में आए थे, फिर 2019 में फिर से बने और फिर 2024 में बन गए हैं। ठीक है, तो इनको ओथ किसने दिलाई थी, शपथ किसने दिलाई थी, तो शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट और सारे मंत्रियों को भी शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने शपथ दिलाई है राष्ट्रपति भवन में मोदी जी को। ठीक है, इस 18वीं लोकसभा में कितने मिनिस्टर्स हैं, कितने मंत्री हैं, तो टोटल 71 मंत्री हैं, 71 मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, कैबिनेट का कॉम्पोजिशन क्या है, तो इसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, 5 जो हैं वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं और 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। ठीक है, अब 18वीं लोकसभा का रिजल्ट देख लेते हैं, तो आप सबको पता होगा कि बीजेपी ने जीते थे 293 सीट्स। ठीक है, बीजेपी लेड एनडीए वन 293 सीट्स और जो ऑपोजिशन है, जो इंडिया अलायंस है, वो 234 सीट्स जीती थी 543 में से। ठीक है, इससे पहले बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो पहले 2019 में जो बीजेपी है उन्होंने 303 सीट्स जीती थी और 2014 में 282 सीट्स जीती थी। ठीक है, 282 सीट्स 2014 में जीती थी और 303 सीटें जीती थी 2019 में। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो 18वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण समारोह कब था, नई सरकार कब बनी है, तो 9 जून को बनी है। कौन प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी साहब बने हैं। ठीक है, तीसरी बार लगातार मोदी सरकार बने हैं। ठीक है, इनको शपथ किसने दिलाई है, द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने शपथ दिलाई है। टोटल मिनिस्टर्स कितने हैं, तो 71 मिनिस्टर्स हैं, जिसमें से 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं और 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। ठीक है, और बाकी ये सब तो ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, इतना ज़रूरी नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत रेलिवेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और फैक्ट्स लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। तो गवर्नमेंट के एलाइज कौन कौन से हैं, समर्थन किसका प्राप्त है 18वीं लोकसभा में केंद्र सरकार को, तो तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश की, ये 16 सीट्स के साथ समर्थन दे रही है। नेक्स्ट पार्टी जो है समर्थन दे रही है केंद्र सरकार को सरकार बनाने में, वो है जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, ये 12 सीट्स के साथ समर्थन दे रही है। ठीक है, तो टोटल मिला के 28 सीट्स हो जाती हैं, जिसके बाद सरकार बनाना आसान हो जाता है, 273 का जादुई आंकड़ा पार हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे छोटे एमपीज कौन कौन से हैं, मतलब सबसे यंगेस्ट एमपीज, उम्र में सबसे छोटे एमपीज कौन कौन से हैं। तो पुष्पेंद्र सरोज हैं जो कि समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये कौशाम्बी यूपी से इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है प्रिया सरोज जी, ये भी समाजवादी पार्टी से हैं और ये मछली शहर यूपी से इलेक्ट हुई हैं। नेक्स्ट है शांभवी चौधरी, ये एलजेपी पार्टी के हैं, समस्तीपुर बिहार की। ठीक है, और लास्ट में है संजना जाटव जो कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं, भरतपुर राजस्थान से। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, ये सारे जो हैं सबसे यंगेस्ट एमपीज हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट एमपी, सबसे वृद्ध एमपी कहाँ से आते हैं, तो सबसे वृद्ध एमपी हैं टीआर बालू जो डीएमके पार्टी से आते हैं, तमिलनाडु के, 82 साल के हैं। ठीक है, 82 साल के हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो कौन कौन से आर्टिकल यूज होते हैं, आर्टिकल 74, पीएम लीड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 75 एंड मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन पीएम्स एडवाइस। ठीक है, तो आर्टिकल 74 में पीएम होते हैं, आर्टिकल 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स जो भी अपॉइंट होते हैं वो पीएम की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो जो टोटल स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो हम लोग ने देखे टोटल 71, वो कितना नहीं एक्सीड कर सकते हैं, तो 15% लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं, प्रेजेंट लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उसका 15% एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस हिसाब से मैक्सिमम 81 मेंबर्स जो है, 81 सदस्य जो है लोकसभा के या राज्यसभा के, उनको क्या मंत्री पद का भार दिया जा सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, मिनिस्टर्स फ्रॉम
हम लोकसभा एंड राज्यसभा देख लेते हैं। तो 13 लोग राज्यसभा से हैं, 13 मिनिस्टर जो हैं राज्यसभा से हैं कैबिनेट में, और 57 जो है लोकसभा से हैं, ठीक है। 2 MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट नॉट फ्रॉम ईदर हाउस, तो रवनीत सिंह बिट्टू हैं और जॉर्ज क्यूरियन है, जिनको MP बनना पड़ेगा विद इन 6 महीने, ठीक है। तो इन्होंने अभी चुनाव नहीं लड़ा, इसके बाद चुनाव लड़ेंगे और राज्यसभा से एंट्री करेंगे, ठीक है। विमेन रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो 7 विमेन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। 7 महिला मंत्री हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स 2 हैं, निर्मला सीतारमण जी और अन्नपूर्णा देवी जी, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन कौन सी हैं, तो अनुप्रिया पटेल जी हैं, शोभा करंजले जी हैं, रक्षा निखिल खड़से हैं, सावित्री ठाकुर जी हैं, निबुबन जयंती भाई बम्बनिया है, ठीक है। ये जो है ये 7 लोग हैं, ये जो है विमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो महिला मंत्री 7 हैं, जिसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है, ठीक है। एक बार फिर से सारे फैक्ट्स देख लेते हैं जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो एलाइज कौन कौन है गवर्नमेंट की, तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश की है, इनके पास 16 सीटें हैं। जनता दल यूनाइटेड बिहार की 12 सीटें हैं, ठीक है। यंगेस्ट MP सबसे यंग MPs कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे नौजवान MPs कौन कौन से हैं, तो पुष्पेंद्र सरोज हैं, प्रिया सरोज हैं, शांभवी चौधरी हैं और संजना जाटव हैं। सबसे वृद्ध MP कौन है, उम्रदराज MP कौन बने हैं, तो TR बालू, ये DMK पार्टी के हैं, तमिलनाडु से आते हैं, 82 साल के हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 74 सेज PM लीड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और आर्टिकल 75 सेज PM एंड मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन PM's एडवाइस, ठीक है। तो जो मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे वो प्रेसिडेंट द्वारा ही होंगे, लेकिन PM को एडवाइस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स लोकसभा से कितने हैं, तो 57 मिनिस्टर्स लोकसभा से हैं, 13 मिनिस्टर्स जो हैं वो राज्यसभा से हैं, और 2 जो मिनिस्टर्स हैं वो अभी किसी भी हाउस से नहीं है, ठीक है। विमेन का क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो 7 महिला मंत्री हैं, ठीक है। 7 महिला मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बाकी 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो बने हैं 18वीं लोकसभा में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लेंगे, वो कहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, और ये देखेंगे कि उनको कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी साहब से। आप जानते हैं इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से है, मतलब ये वाराणसी से चुन के आए हैं, वाराणसी के लोग ने इनको जिताया है, ठीक है। इनका पोर्टफोलियो क्या है, सबसे पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो ये 3 तो आपको पक्का ही याद रखने हैं, ठीक है। बाकी कोई भी अगर पोर्टफोलियो है जो कि एलोकेट नहीं किया गया है किसी मिनिस्टर को, तो वो इनके पास आ जाता है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी साहब के पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी कहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह जो है ये लखनऊ से सिलेक्ट हुए हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मतलब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, ठीक है। ये डिफेंस मिनिस्टर है, इनको डिफेंस पोर्टफोलियो मिला है, ठीक है। ये लखनऊ से MP बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमित शाह जी, ये गांधीनगर से चुन के आते हैं, ठीक है। गांधीनगर गुजरात से MP चुने गए हैं। ये इनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, तो होम अफेयर्स का मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का मंत्रालय इनको मिला है अमित शाह जी को। JP नड्डा साहब को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इनके पास होगी, और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी इनके पास होगी, ठीक है। ये कहाँ से चुन के आए हैं, तो ये राज्यसभा से चुन के आए हैं, ठीक है। गुजरात की जो सीट है राज्यसभा की, गुजरात की सीट है राज्यसभा की, वहाँ से चुन के आए हैं JP नड्डा साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और मिनिस्टर्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है मिनिस्टर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। ये राज्यसभा से चुन के आई है, कर्नाटक की सीट राज्यसभा में थी, तो वहाँ से चुन के आई है निर्मला सीतारमण। इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है S जयशंकर साहब, ये भी राज्यसभा गुजरात से चुन के आए हैं, ठीक है। चुन के क्या आए हैं मतलब चुनी गया है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो राज्यसभा गुजरात की सीट से आते हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिया गया है, ठीक है। ये हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इसके बाद है मनोहर लाल खट्टर साहब, जो करनाल हरियाणा से चुन के आए हैं, ठीक है। करनाल हरियाणा से ये चुन के आए हैं, ठीक है। इनको क्या दिया गया है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिला है मनोहर लाल खट्टर साहब को, ठीक है। HD कुमारस्वामी नए मंत्री हैं, ये कौन है, तो ये JDS के मंत्री हैं, ठीक है, जनता दल के मंत्री हैं। इनको क्या मिला है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ
हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दिया गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। अच्छा, हमने सबसे ऊपर एक मिस कर दिया, शिवराज सिंह चौहान साहब को, ठीक है। तो ये विदिशा से एमपी है, ठीक है, विदिशा मध्य प्रदेश में जगह है, वहाँ से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, ठीक है। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इनके पास बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, ये मामा जी के पास है, हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है पीयूष गोयल साहब, ये बीजेपी से हैं और ये कहाँ से चुन के आए हैं, मुंबई नॉर्थ से चुन के आए हैं, इन्होंने मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ा था और वहाँ से जीत गए थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, ठीक है, इनको पोर्टफोलियो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान साहब, ये बीजेपी से हैं और ये संबलपुर उड़ीसा से चुनाव लड़के आए हैं। इनकी जो मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है जीतन राम मांझी, ये गया बिहार से सिलेक्ट होके आए हैं, ठीक है, गया बिहार से इलेक्ट होके आए हैं। ये एमएसएमई मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसके बाद है राजीव रंजन सिंह, जो लल्लन सिंह के नाम से जाने जाते हैं, इनको दिया गया है, ये मुंगेर बिहार से सिलेक्ट हुआ के आए हैं, ठीक है। तो बीपीएससी वाले और यूपी पीसीएस वाले ज़रूर देखें कि कौन से मिनिस्टर्स यूपी की कंस्टिट्यूएंसी से या कौन से मिनिस्टर्स बिहार की कंस्टिट्यूएंसी से सिलेक्ट होके आए हैं, इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है। इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज दिया गया है और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इनको मिला है, पोर्टफोलियो मिला है, ठीक है। कुछ और मिनिस्टर्स को देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट जो हमारे मिनिस्टर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ठीक है, ये डिब्रूगढ़ असम से इलेक्ट होके आए हैं। इनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज दिया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, ये टीकमगढ़ एमपी से सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट हुए हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है के राम मोहन नायडू, जो हैं ये टीडीपी से इलेक्ट हुए हैं, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से, ठीक है, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश और ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, ठीक है, जो इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अब कौन होल्ड कर रहा है, तो के राम मोहन नायडू। नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी साहब, ये धारवाड़ कर्नाटका से इलेक्ट होके आए हैं। ये मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है। तो ये एमएनआरई के और कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जुआल ओरम, ये सुंदरगढ़ उड़ीसा से इलेक्ट होके आए हैं और इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ये रहेंगे। गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय बिहार से आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इनको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिली है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट है अश्वनी वैष्णव जी, जो कि राज्यसभा से चुने गए हैं, ठीक है। तो इनको उड़ीसा के राज्यसभा से चुने गए हैं, ठीक है, उड़ीसा की सीट जो राज्यसभा की सीट है वहाँ से चुने गए हैं। इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कौन कौन से मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीन मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। कहाँ से आते हैं, राज्यसभा उड़ीसा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मिनिस्टर साहब हैं हमारे वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये गुना से, मध्य प्रदेश गुना से आते हैं, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है। इनका पोर्टफोलियो क्या है, इनका पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस इनके अंडर में है। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव जी, ये कहाँ से आते हैं, ये अलवर राजस्थान से आते हैं, ठीक है। इनको किसका चार्ज मिला है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का चार्ज मिला है, ठीक है। अलवर राजस्थान से ये चुनाव लड़के जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, ये जोधपुर राजस्थान से इलेक्ट हुए हैं और इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, ये मंत्रालय मिला है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी, इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है, क्योंकि हमारे कैबिनेट में जो दो ही महिला मेंबर्स हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्ट्री की पोस्ट मिली है। पहली हम लोग ने देखी फाइनेंस में निर्मला सीतारमन जी थी, दूसरी जो महिला हैं वो है अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी कहाँ से आती हैं, ये कोडरमा झारखंड से आती हैं, ठीक है, कोडरमा झारखंड से आती हैं। इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, इनको पोर्टफोलियो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट मिनिस्टर है हमारे किरण रिजिजू साहब, ठीक है, किरण रिजिजू साहब जो हैं अरुणाचल वेस्ट से जीत के आए हैं, ठीक है, और इनको चार्ज मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स
का एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो बने हैं वो किरण रिजिजू साहब बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हरदीप सिंह पुरी, ये यूपी की सीट से राज्यसभा में जो यूपी में जो राज्यसभा की सीट है वहाँ से हरदीप सिंह पुरी साहब आए हैं इलेक्ट होके, ठीक है। ये इनको कौन सा चार्ज मिला है, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का चार्ज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का चार्ज इनको मिला है। नेक्स्ट है डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये आते हैं पोरबंदर गुजरात से, ठीक है। पोरबंदर गुजरात से ये आते हैं, इनको कौन सा चार्ज मिला है, इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, ठीक है। ये चार्ज इनको मिला है। फिर नेक्स्ट है हमारे मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, ये आते हैं सिकंदराबाद तेलंगाना से, इनको चार्ज मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस का चार्ज इनको मिला है जी किशन रेड्डी को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे मिनिस्टर साहब चिराग पासवान जी, ये एलजेपी पार्टी हाजीपुर बिहार से सेलेक्ट होके आए हैं, ठीक है। और इनको मंत्रालय कौन सा मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का चार्ज चिराग पासवान जी को मिला है। और हमारे आखिरी मिनिस्टर है कैबिनेट मिनिस्टर CR पाटिल जी, ये बीजेपी के लीडर हैं और नवसारी गुजरात से आते हैं, ये इनको मंत्रालय मिला है जल शक्ति का, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के जो मिनिस्टर बने हैं वो CR पाटिल साहब बने हैं, ठीक है। तो ये सारे मिनिस्टर्स हम लोग ने देख लिए, ये इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो कि 30 हैं। आपको 30 के 30 को ध्यान में रखना है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, ठीक है। स्पेशली जो 10-12 इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, फाइनेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, होम हो गया, ये सब तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वो यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो से रिलेटेड है। तो अब जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे इंडिया में उनको एक ही लोगो मिलेगा, ठीक है। उनको एक ही लोगो को यूज़ करना होगा। इससे पहले क्या था, इससे पहले इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो अलग था और जैविक भारत लोगो अलग था, ठीक है। तो ये इनको हटा के यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये इंट्रोड्यूस किया है FSSAI ने और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी ने ये मिलकर डेवलप किया है यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एपीडा के साथ मिलकर ये जॉइंटली डेवलप किया है यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो टू रिप्लेस इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत लोगो, ठीक है। तो अब एक यूनिफाइड एक ही तरीके का लोगो रहेगा, दो लोगों को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा यूनिफाइड ऑर्गेनिक इंडिया लोगो के बारे में। नेक्स्ट है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम बाय अ ईयर, तो अब अगले साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 30 जून 2025 तक डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है जो भी हेल्थ की चीज़ें रिलेटेड हैं उनको डिजिटलाइज करना, तो ये स्कीम को बढ़ा दिया गया है 30 जून 2025 तक, ठीक है। ये खत्म होने वाली थी 30 जून 2024 को, लेकिन इनको बढ़ा दिया गया है 30 जून 2025 तक। विच विल बूस्ट द अडॉप्शन ऑफ डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्रमोट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर ही डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज क्या थी, तो ये बूस्ट कर रही थी अडॉप्शन ऑफ डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, हॉस्पिटल जो होते हैं वो 20 रुपए पर पेशेंट मिलता है फॉर डिजिटाइजिंग हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड लिंकिंग विद आभा आईडीज, ठीक है। आभा आईडीज से लिंक करने के लिए जो हॉस्पिटल है उनको 20 रुपए पर पेशेंट मिलता है। आभा आईडीज क्या है, तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट है जिसके अंदर कोई भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो भी लाभार्थी होगा, बेनिफिशियरी होगा, उसका पूरा रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दिया जाएगा, ताकि कहीं पे भी वो अपनी कंसल्टेशन कराता है तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री रहेगी कि उसको क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी। किसके अंतर्गत, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम जो है ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च की थी जनवरी 2023 में, ठीक है। और डिजिटल ये आयुष्मान भारत कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2018 में लॉन्च हुआ था, जिसके अंतर्गत सभी बेनिफिशियरीज को 5 लाख तक की हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज फ्री मिलती थी, ठीक है। इसका सारा 5 लाख तक का सारा भार सरकार वहन करती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देख लेते हैं।